सभी को जय हिंद। तो सभी बच्चे टेंथ क्लास में, सभी +1 क्लास में आए होंगे, 11th क्लास में आए होंगे, जिनको एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सुनने को मिला होगा। तो इकोनॉमिक्स के बारे में अभी आप खास कुछ जानते नहीं हो, लेकिन ये ज़रूर सुना होगा कि ये एक टफ सब्जेक्ट है। लेकिन टफ सब्जेक्ट नहीं है। जब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब हम इसके बारे में जानेंगे, तो इससे आसान, इससे इजी सब्जेक्ट हमें कोई लगने वाला नहीं है। चाहे वो हरियाणा बोर्ड का स्टूडेंट हो या फिर कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो। तो देखो, इकोनॉमिक्स में हमारे पास हमें दो किताबें पढ़नी है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और एक हमें पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स की बुक, और एक पढ़नी है हमें इंडियन इकोनॉमी की बुक। तो सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच हैं। तो इनको हम दो ब्रांचेस को हम डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो क्लास है, ये सीईटी ग्रुप, जो ग्रुप सी के मेंस होने वाले हैं, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हेल्पफुल होने वाली है। तो ये उनके लिए भी क्लास है, आप इसको देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये जो बुक है, इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो में यानी माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल्स पर बात करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। और यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम दो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट, कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। और दूसरा ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अभी हम इसमें ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने जा रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट, इकोनॉमिक्स है किसके बारे में। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे ये मिलकर बना है। पहला है ओइकोस, ओइकोस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और दूसरा होता है नीमेन, जिसका मतलब है मैनेजमेंट। अगर हम इन दोनों को मिलाकर देखें तो इनका मतलब बन जाता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, कि जो हाउस होल्ड हैं, जो घरों में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से अपने आप को जो है सेटिस्फाई कर पाते हैं, अपने जो अपनी वांट्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको वो सेटिस्फाई कर पाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो ब्रांच है, ये एक नॉलेज की ब्रांच है, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में मेनली हम पढ़ते हैं। एक होती है जो स्केयर मीन्स हैं। स्केयर मीन्स क्या, स्केयर मीन्स यानी कि वेल्थ, वेल्थ जो धन है हमारे पास, जो पैसा है हमारे पास। अगर हम ब्रीफली और सिंपली बात करें तो स्केयर मीन्स का मतलब होता है, देखिए स्केयर का मतलब होता है हिंदी में दुर्लभ, जो लिमिटेड होते हैं, जो हमारे पास काफ़ी कम मात्रा में हो सकते हैं। तो स्केयर मीन्स होते हैं जिसको हम वेल्थ बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है। लेकिन जो वांट्स हैं हमारी, जो वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। यानी कि हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर हम स्केयर मीन्स का यूज़ करते हैं, स्केयर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनमें से हम कुछ इच्छाओं को तो कम से कम पूरा कर सकें, कि हम इन स्केयर मीन्स का इस तरह से यूज़ कर पाएँ कि जिससे हमारी जो वांट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो पाएँ, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो हमारी मैक्सिमाइज हो पाए। देखिए, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, जैसे स्केयर मीन्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्केयर मीन्स में मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपये हैं। तो इस 1000 रुपये में हम क्या करना चाहेंगे, हम सोचते हैं कि पार्टी भी कर लें, दोस्तों के साथ पार्टी कर लें इस 1000 रुपये में। फिर माइंड में आता है कि चलो इससे हम शूज़ खरीद लें, ठीक है। और या फिर हम पार्टी छोड़िए, फिर रिचार्ज करवा लें भाई, रिचार्ज भी ख़त्म होने वाला है, रील्स भी स्क्रॉल करनी है हमें। तो इस 1000 रुपये में ये जो मीन्स हैं, ये जो रिसोर्स है हमारे पास, इसका हम इस तरीके से यूज़ कर पाएँ, इस मैनर में हम इसको यूज़ कर पाएँ कि जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, उनको हम किसी न किसी तरीके से हम उनको मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। मैक्सिमाइज़
मतलब उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो अगर ब्रीफली अगर हम समझें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच वी स्टडी अबाउट स्केयर मीन्स और साथ में अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि ये जो स्केयर मीन्स हैं इनको हम इस तरीके से यूज़ कर पाएँ, इस मैनर में यूज़ कर पाएँ कि जो हमारी वांट्स हैं उनको हम मैक्सिमाइज कर पाएँ, हमारी जो वांट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर पाएँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसको हम मिलाकर अगर बोलें तो उसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो एक हाउस होल्ड इस तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, उनको इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको वो मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए इकोनॉमी में जो पूरी इकोनॉमी है उसमें अकेला कंज्यूमर ही नहीं होता, उसमें प्रोड्यूसर भी होता है, कंज्यूमर तो होता ही है, साथ में हम सोसाइटी को भी लेकर चलते हैं। तो देखिए जब प्रोड्यूसर की हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने कंज्यूमर की बात करी। कंज्यूमर क्या करना चाहेगा? कंज्यूमर रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहा है कि वो अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर पाए। लेकिन अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है जो चीज़ों को बनाता है। जैसे जो ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा? प्रोड्यूसर कुछ इस तरीके से संसाधनों को यूज़ करेगा, कुछ इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करेगा कि वो क्या कर पाए, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दुकानदार हो, अगर आप सप्लायर हो तो आप क्या करना चाहोगे? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहोगे। कंज्यूमर के केस में हम सभी मोस्टली क्या होते हैं? हम सभी मोस्टली कंज्यूमर होते हैं, जहाँ पर हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं, तो समाज में क्या होता है? समाज किन से मिलकर बनेगा? समाज इन दोनों से मिलकर बनेगा, प्रोड्यूसर से मिलकर बनेगा, कंज्यूमर से मिलकर बनेगा। तो यहाँ पर ये सोसाइटी बन जाती है। सोसाइटी में हम क्या चाहेंगे कि क्या चीज़ मैक्सिमाइज हो? सोशल वेलफेयर। और सोशल वेलफेयर कब बनेगा? जब प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो पा रहे हो और कंज्यूमर की जो है सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो पा रही हो। तब ये दोनों मिलकर, जब ये दोनों बंदे मिलकर समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो क्या होगा? सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट भी शामिल होती है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अब ये सारा अगर हम कंक्लूड करें तो हमें क्या पता चलता है कि इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं? देखिए जब एग्जाम आएगा, जब पेपर आएगा तो आप डेफिनेशन ही लिखोगे, ठीक है? तो डेफिनेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट इज कंसर्न, और वो किस चीज़ के साथ कंसर्न है? वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो स्कार रिसोर्सेज हमारे पास, स्केयर मीन्स है हमारे पास, जो दुर्लभ साधन हैं, कि हम उनका एक ऐसे मैनर में यूज़ करें कि जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमाइज़ कर पाए। क्या मैक्सिमाइज़ कर पाए? अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ कर पाए, और जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर पाए, और जो सोसाइटी है वो एक अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ कर पाए। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्केरसिटी के बारे में कि स्केरसिटी होती क्या है। स्केरसिटी देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि स्केरसिटी होती क्या है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। तो स्केरसिटी हम बोल सकते हैं कि जो आपको चाहिए उससे कम आपके पास अवेलेबल है, वो स्केरसिटी होती है। जैसे कि देखिए आपके पास हैं तो 1000 रुपये, लेकिन आप विश करते हैं कि मेरे पास आपके पास हैं 100 रुपये, लेकिन आप विश करते हैं कि आपके पास 1000 रुपये होने चाहिए, लेकिन 1000 रुपये आपकी जेब में नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो पैसा है, पैसे की आपके पास स्केरसिटी है, आपके पास जो रिसोर्स है, जो वेल्थ है, वो लिमिटेड है। तो देखिए यानी कि ये जो आपके पास हैं ये, और जो विश करते हैं आप, उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम स्केरसिटी बोल सकते हैं। तो देखिए दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें कि सप्लाई उतनी हमारे पास नहीं है जितनी की हमारे पास डिमांड है। जैसे देखिए अभी आईफोन का क्रेज चला हुआ है लोगों में, तो आईफोन देखिए मान लो कि जो भी सेल वगैरह चली हुई है, या जहाँ पर भी आप जाते हो स्टोर में खरीदने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आईफोन सिर्फ 2 ही हैं स्टॉक में सिर्फ 2 ही फ़ोन अवेलेबल हैं, 2 आईफोन अवेलेबल हैं, लेकिन जो आप उनकी डिमांड कर रहे हो वो हज़ारों में डिमांड कर रहे हो।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सप्लाई है, आईफोन की जो सप्लाई है वो तो कम है, लेकिन जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि जो हमारे पास रिसोर्स है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं वो स्केयर में है, यानी कि जो मीन्स हैं वो स्केयर में है। ठीक है, तो इस स्केयर सिटी से क्या अराइज होता है, इस स्केयर सिटी से अराइज होती है चॉइस। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम या तो ये लें या फिर या इसको सेक्रीफाइस कर दें। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल लिया था जो 1000 रुपीज़ वाला था, उस 1000 रुपीज़ में आप सोच रहे हो कि मैं पार्टी भी कर लूँ और मैं जूते भी खरीद लूँ, आपका रिचार्ज खत्म है तो आप रिचार्ज भी करवा लो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमें चॉइसेस करनी पड़ रही हैं, यानी कि हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि या तो मैं ये कर लूँ या फिर मैं वो कर लूँ। तो चॉइसेस के कारण क्या होता है, चॉइसेस के बाद क्या होता है, आपको फिर डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन आपको किस चीज़ का करना पड़ता है कि हम उसको एक सेटिस्फैक्ट्री मैनर में हम चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। वही बात फिर घुमा फिरा के वही बात आएगी कि हम रिसोर्सेज को कुछ ऐसे मैनर में यूज़ करें कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर पाए, प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाए, और जो सोसाइटी है वो अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ कर पाए। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं किसकी, जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, मीन्स की बात कर रहे हैं हम, साधन की बात कर रहे हैं, जैसे वेल्थ हो गई। तो हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती हैं, इसकी दो हम विशेषताएं बोल सकते हैं, वो निकल कर आती हैं कि जो रिसोर्स हैं वो स्केयर में होते हैं। ठीक है, मतलब वो स्केरसिटी होती है उनमें, स्केरसिटी हमने ये सारा कुछ समझ लिया है, उसी की बात है स्केरसिटी में। और दूसरी ये कि इनके अल्टरनेटिव यूजेज हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, होते हैं, इनके अल्टरनेटिव यूजेज हो सकते हैं। कि देखिए जैसे 1000 रुपीज़ का हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 रुपीज़ से हम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग हम काम कर सकते हैं। जैसे दूध है, मिल्क है, मिल्क का अगर हम एग्जांपल लें तो मिल्क से हम क्या कर सकते हैं, मिल्क से हम, दूध से हम चाय बना सकते हैं, हम पनीर बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो रिसोर्स हैं, यानी कि हम उनका इन तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसा कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा, और यहाँ पर जो मैक्रो है, मैक्रो का मीनिंग अगर हम बात करते हैं एक जनरल लेवल पर, तो इसका मतलब होता है बड़ा, यानी कि लार्ज। तो ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड कौन से हैं, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, माइक्रो से, जिसका मीनिंग है स्मॉल। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये भी एक ग्रीक वर्ड है, और ये मैक्रोज से मिलकर मैक्रो से बना है। मैक्रो का मतलब है लार्ज, यानी कि बड़ा। तो देखिए यहाँ पर जैसा हमें नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस कौन सा है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस हम स्टडी करते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पर होती हैं। जैसे कि हाउस होल्ड की प्रॉब्लम हो गई, जो घर की घरेलू प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब वो लड़ाई झगड़े वाली नहीं, हम फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। तो हम प्रॉब्लम्स ऑफ हाउस होल्ड की यहाँ पर बात करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक फर्म हो गई, फर्म यानी कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, एक इंडिविजुअल फर्म होती हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी एक फर्म होती हैं जिनकी हर जगह पे ब्रांचेस मिलती हैं, लेकिन हम एक इंडिविजुअल लेवल पर फर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक इंडिविजुअल ओनरशिप होती है फर्म की। तो उनके बारे में हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, किस चीज़ में हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एट दी होल, यानी कि पूरी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी होगी, हम उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं, यानी कि हम एट दी होल स्टडी प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात करेंगे। अब मान लो एक घर में कोई बेरोजगार बैठा है तो बैठा रहे, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कब कंसर्न होगी, जब वो पूरे देश में देखेगी कि पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, पूरे रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तब वो मैक्रो लेवल पर आकर इन चीज़ों को देखती है।
तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही हम क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को स्टडी करेंगे। और इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है। अब एक फैमिली के लिए महंगाई हो रही है तो वो अलग फैक्टर्स हो सकते हैं कि उनकी इनकम कम है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको तो देखो इन्फ्लेशन लगेगी। लेकिन जब पूरे नेशन की बात आए तब हम इन्फ्लेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। उसी तरह से पॉवर्टी, जो गरीबी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी करते हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो प्राइजेज हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड होते हैं। मान लीजिए एक फर्म है, फर्म अपने खुद के प्राइजेस वो डिसाइड कर देती है, लेकिन एक जनरल प्राइस लेवल से नीचे रहेगा। मान लीजिए पूरी मार्केट में 100 रुपीज़ किसी चीज़ का प्राइस चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल फर्म है, एक इंडिविजुअल ओनर है, वो उस चीज़ का प्राइस 150 रुपये रख दे, तब तो वो अपना ही नुकसान करवाएगा। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन होते हैं प्राइजेस के जो डिटर्मिनेशन होते हैं, मार्केट फोर्सेज जो डिमांड और सप्लाई हैं वो इन चीज़ों को डिटरमाइन करती हैं। तो ये जो प्राइजेस होते हैं और जो आउटपुट डिसाइड होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही हम स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम कौन से प्राइस लेवल की बात करेंगे, हम करेंगे जनरल प्राइस लेवल की, यानी कि जो पूरी इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल जो चेंज होते हैं। अब जब पूरी इकोनॉमी में जब प्राइस लेवल चेंज होंगे तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इसी में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये जो सारे टर्म हैं, इनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और इसी से रिलेट करता है जो जनरल प्राइस लेवल है, यानी कि पूरी चीज़ों का, पूरी मार्केट में क्या जनरल प्राइस लेवल चल रहा है, क्या जनरल प्राइस लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, वो हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसी तरह से एग्रीगेट आउटपुट, देखिए यहाँ पर भी आउटपुट है, लेकिन यहाँ पर एक इंडिविजुअल आउटपुट की बात हम कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि जो पूरी इकोनॉमी का एग्रीगेट है, कई इंडिविजुअल्स की जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसको जब हम मिलाकर एक आउटपुट निकालते हैं तो उस एग्रीगेट आउटपुट की बात हम करते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक लास्ट बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं, बाजार शक्तियाँ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अब जो मार्केट फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, वो डिमांड है और वो सप्लाई है। यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पर एक व्यक्ति, एक पर्सन कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, वो एक छोटे लेवल पर हम इसको स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में रोल होता है मेनली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जो सरकार नीतियाँ लेकर आती है, वो उनमें दो पॉलिसीज़ होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। अभी फ़िलहाल हम इंट्रोडक्शन के लिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मार्केट फोर्सेज यानी डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की यानी कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ की बात यहाँ पर हम करते हैं। तो आई होप यहाँ पर सभी को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझ आया होगा। तो आगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।